अब जानते हैं खबरें विस्तार से। देश व बिहार वासियों को जनप्रतिनिधियों ने दी ईद की बधाई। देश भर में आज आपसे प्रेम व भाईचारे का त्योहार ईद मनाया जा रहा है। इस बार भी पिछले साल की तरह लॉकडाउन रहने पर लोग अपने अपने घरों में ही ईद का त्योहार मना रहे हैं। वहीं मुसलमानों के सबसे बड़े त्योहार पर पीएम मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद प्रमुख लालू यादव समेत कई नेताओं ने लोगों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईद के साथ ही देशवासियों को अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की भी शुभकामनाएं दी हैं और देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को ईद की शुभकामनाएं दी और कोरोना संकट से संकल्प के साथ निपटने की बात कही। दूसरी तरफ आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने भी अपने ट्वीट के माध्यम से मुस्लिम भाई बहनों को ईद की शुभकामनाएं देते हुए बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर डंडे की जगह अब वसूले जाएंगे रुपए। बिहार में कोरोना गाइडलाइंस के तहत शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। इस दौरान अगर बेवजह कोई लोग घूमते हैं तो अब उन पर डंडे नहीं बरसाए जाएंगे बल्कि उनसे मोटा जुर्माना वसूला जाएगा और जुर्माने के तहत 2000 रुपए ऐसे लोगों से लिए जाएंगे। दरअसल हाल ही के दिनों में पुलिस द्वारा रात में पकड़े जाने वाले लोगों की पिटाई करने और उन्हें कई तरह से प्रताड़ित करने के मामले सामने आ रहे थे। ऐसे में मिल रही शिकायतों के बाद राज्य पुलिस मुख्यालय के डीजीपी एसके सिंघल ने पुलिस कर्मियों को इस तरह की कार्रवाई न करने को हिदायत दी है। वहीं रात में सुनसान हो जाने के कारण अब पुलिस की चौकसी को सुरक्षा के मद्देनजर और भी पुख्ता किया जाएगा। शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर रात की पाली में भी पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। इस दौरान बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर 26 जिलों को किया गया अलर्ट। हर वर्ष बाढ़ की विभीषिका से जूझने वाले अपने राज्य में इस वर्ष भी बाढ़ को लेकर पूर्व तैयारियां की जा रही है। इसके तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बाद लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने जिले के अपने कार्यपालक अभियंताओं को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत पीएचईडी ने 26 जिलों को पत्र भेजकर अलर्ट जारी किया है, जिसमें बाढ़ वाले क्षेत्रों में पेयजल, शौचालय और स्वच्छता आदि की व्यवस्था की पूरी तैयारी पहले से कर लेने को कहा गया है ताकि तत्काल लोगों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके। इसके तहत पटना, आरा, बक्सर, सारण, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, खगड़िया, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, मुंगेर, भागलपुर और लखीसराय में अलर्ट भेजा गया है। इसके लिए विभाग ने किसी भी कीमत पर 30 मई के पहले सारा काम पूरा करने का आदेश दिया है। बीते देर रात पप्पू यादव से मिलने डीएमसीएच पहुंची रंजीत रंजन। जहां प्रमुख पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद बीते दिन उनकी तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें इलाज के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गुरुवार देर रात उनकी पत्नी रंजीत रंजन जानकारी मिलते ही पहुंच गई। वहीं इस दौरान पप्पू यादव से मुलाकात करने के बाद उन्होंने बिहार सरकार पर उनकी पति की सेहत के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए। रंजीत रंजन ने सरकार पर आरोप लगाया कि जिस तरह के इंतजाम में उनके पति को रखा गया है, ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह कब संक्रमित हो जाएंगे। सरकार भी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी और अगर पप्पू यादव की सेहत पर कोई बुरा असर पड़ता है तो इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार की होगी। वहीं मुलाकात के बाद वे वापस मधेपुरा लौट गए। फिलहाल वे बिहार में ही रहने वाले हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गंगा में लाश मिलने की घटना पर यूपी बिहार सरकार से मांगा जवाब। बिहार के बक्सर जिले में गंगा नदी में लाश मिलने की घटना बिहार समेत देश भर में चर्चा का विषय बन चुका है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों के गंगा नदी से कई लाशें मिल रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये लाशें कोरोना से जान जाने वाले लोगों की हैं, जिन्हें नदी में उनके परिजनों द्वारा बहा दिया गया होगा। जिसके बाद अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया है, जिसके तहत एनएचआरसी ने बीते दिन केंद्र के जल शक्ति मंत्रालय और यूपी व बिहार सरकार को नोटिस जारी करके गंगा नदी में पाई गई लाशों का ब्यौरा मांगा है। इसके साथ ही आयोग ने पूछा है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है और अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। इस क्रम में एनएचआरसी की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि अगर वो लाशें कोरोना मरीजों की नहीं थी तो भी इस तरह से नदी में लाशों का तैरना पूरे समाज के लिए शर्मनाक है। आयोग का कहना है कि संबंधित अधिकारी अपना काम करने में विफल रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। आपको बता दें कि आयोग के 2016 के नियम के मुताबिक लाशों को गंगा नदी में नहीं बहाया जा सकता है। कोरोना से जान खोने वाले आश्रितों को मिल रहा है अनुदान राशि। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से कोरोना से जान गंवाने वाले के परिजनों को मदद के तौर पर अनुदान की राशि दी जा रही है। इस क्रम में वैश्विक महामारी कोरोना के पहली और दूसरी लहर में जिन भी लोगों की जान गई है, उनके जिला में निबंधन होने के बाद ही अनुदान स्वरूप राशि मिलेगी। इस क्रम में पटना जिला प्रशासन के आपदा प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक केवल पटना में 433 लोगों की सूची में 361 मृतकों के परिजनों को 44 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जा चुकी है। यह राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतकों के आश्रितों को दी जा रही है। वहीं मृतकों की सूची वरीय अधिकारियों द्वारा जांच के बाद ही कोविड पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। आपदा प्रबंधन के अपर समाहर्ता संतोष कुमार झा ने बताया कि बिहार के अन्य जिले के मरीज भी पटना में इलाज करवाते हैं। ऐसे में पटना जिला प्रशासन को अब तक मिली सूची के अनुसार इस संक्रमण से मरने वाले ज्यादातर लोग पटना जिला से बाहर के बताए जा रहे हैं। वैसे लोगों को वेरीफाई कर उनकी अनुदान राशि उनके जिले में भेजी जा रही है।
लोजपा सांसद चिराग पासवान की बिगड़ी तबीयत। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान की तबीयत बिगड़ने की खबर आई है। आपको बताते चले कि उन्होंने 3 दिन पहले ही कोरोना जैसे लक्षण दिखने पर RT-PCR टेस्ट करवाकर कोरोना की जांच करवाई थी और जांच करवाते ही वे होम आइसोलेट पर चले गए थे। हालांकि खबरों की माने तो उनकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन तबीयत में गड़बड़ी होने की वजह से वे दिल्ली में होम आइसोलेट किए गए हैं। इस बात की जानकारी बिहार लोजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता कृष्णा सिंह कल्लू ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। कृष्णा सिंह ने कहा कि चिराग पासवान पिछले कई दिनों से बीमार थे। इस बारे में खबर आने के बाद से ही पार्टी से जुड़े नेताओं व कार्यकर्ताओं ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राज्य में मनरेगा से आर्थिक सहायता मिलने से हो रहा है लाभ। कोरोना काल में बाहर से बिहार को लौटे कई लोगों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है, जिसके लिए सरकार ने ऐसे ग्रामीणों को मनरेगा योजना में बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों को आदेश जारी किया है। इसके तहत बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने नालंदा में एक कार्यक्रम में मनरेगा पर विस्तार से चर्चा करते हुए कई बातें कही। मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि इसके तहत प्रतिदिन औसतन 28 से 30 हजार मजदूर मनरेगा योजना में काम कर रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि कोरोना काल में विभाग से अधिक योजनाओं का क्रियान्वयन कर मनरेगा में काम करने के इच्छुक सभी लोगों को रोजगार दिया जाएगा। विभागीय स्तर से कोरोना से बचाव हेतु कार्यस्थल पर सभी आवश्यक उपाय एवं मजदूरों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। पटना के एक और अस्पताल से आया ऑक्सीजन की कालाबाजारी का मामला। कोरोना काल में एक तरफ कई डॉक्टर मसीहा बनकर लोगों को ठीक करने में ईमानदारी से लगे हैं, तो कहीं वही ऐसे भी हैं जो इस आपदा को अपने आर्थिक अवसर में बदलना चाह रहे हैं और अपने पेशे से बेईमानी कर रहे हैं। इसके तहत कुछ दिन पहले ही EOU ने गांधी मैदान के पास संचालित रेनबो अस्पताल के निदेशक को रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार किया था। वहीं अब पटना के एक और प्राइवेट अस्पताल में आपदा में EOU ने छापेमारी करते हुए निदेशक के ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार किया है। इस क्रम में DSP रजनीश कुमार और DSP भास्कर के नेतृत्व में EOU के एक विशेष टीम ने शास्त्री नगर में संचालित यूनिक अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अबुल वफा को ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया। EOU के अनुसार अस्पताल का डायरेक्टर एक सिलेंडर 50,000 रुपए में बेच रहा था और वह इस रैकेट का मुख्य अभियुक्त भी है। फिलहाल मामले की पूरी जांच की जारी है। सुबह बिहार को अमेरिका से मिली 184 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। वैश्विक आपदा कोरोना से जंग लड़ने के लिए बिहार को देश के साथ ही विदेशों से भी मदद मिलने लगी है। इसके तहत गुरुवार को अमेरिका की कम्युनिटी पार्टनर्स इंटरनेशनल संस्था तथा भारत की टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल द्वारा स्थापित संस्था नव्या के सहयोग से 184 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पटना भेजे गए हैं और इन्हें बिहार फाउंडेशन के माध्यम से मिले स्वास्थ्य विभाग के हवाले कर दिया गया है। यह फाउंडेशन बिहार सरकार द्वारा नोडल संस्था के रूप में बनाया गया है, जो कि विदेशों से मिलने वाली राहत सामग्री के लिए दूतावासों से संपर्क करती है। इसके तहत फिलहाल इन्हें फतुहा के वेयर हाउस में रखा गया है, जिसके बाद 23 कॉन्सेंट्रेटर कंकरबाग स्थित सवेरा हॉस्पिटल को, जबकि 69 होमी भाभा हॉस्पिटल एवं कैंसर रिसर्च सेंटर मुजफ्फरपुर को तथा 92 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सदर अस्पताल एवं प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों को दिए जाएंगे। बता दें कि कोरोना के मॉडरेट श्रेणी के लोगों के लिए यह कॉन्सेंट्रेटर बहुत लाभप्रद है। यह डिवाइस कमरे से हवा को खींचकर उससे 76% नाइट्रोजन के बाहर करके 96% ऑक्सीजन बना देता है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह पंजाबी गानों में मचाएंगे धमाल। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह का जलवा बिहार के साथ ही पंजाब फिल्म इंडस्ट्री में भी गूंजने वाला है। एक और जहां उनके गानों को भी यूट्यूब पर खूब पसंद किया जाता है, वहीं अब पवन सिंह के फैंस के लिए एक नई खुशखबरी है। खबरों की माने तो वह जल्द ही पंजाबी गाने गाते नजर आएंगे। हालांकि पवन सिंह ने यह नहीं बताया कि गाना कब और किस सिंगर के साथ आएगा, लेकिन फैंस को इंतजार रखने को कहा है। वहीं खबर यह भी है कि पायल देव के साथ दोबारा हिंदी गाने में नजर आ सकते हैं। इसका खुलासा खुद मशहूर सिंगर पायल देव ने एक इंटरव्यू में किया है। डिप्टी सीएम ने बीजेपी नेताओं को दिया जरूरतमंदों की सेवा करने का निर्देश। बिहार के उप मुख्यमंत्री व भाजपा नेता तारकिशोर प्रसाद ने कोरोना काल में पीड़ितों की सहायता के बाबत कटिहार के भाजपा विधायक, जिलाध्यक्ष समेत भाजपा नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक की, जिसमें उन्होंने जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति से निपटने में कार्यकर्ताओं की भूमिका पर चर्चा की। इस क्रम में डिप्टी सीएम ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपने इलाके में जागरूकता अभियान चलाने के साथ ही अपने इलाके के डॉक्टरों की लिस्ट सोशल मीडिया पर सार्वजनिक करने को कहा, जिससे कि लोग फोन के जरिए चिकित्सीय सलाह ले सके। इसके अलावा कोरोना से संबंधित आयुर्वेदिक दवा का किट बनाकर भी बांटने को लेकर सलाह दी गई। डिप्टी सीएम ने कहा कि राज्य भर में ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर, बायोपेप मशीन सहित अन्य आवश्यक उपकरणों एवं दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की दिशा में काम किया जा रहा है और कटिहार में साथ ही अतिरिक्त 7 बायोपेप मशीन भेजी गई है, जिसके बाद जिले को अब कुल 12 बायोपेप मशीन उपलब्ध होने के साथ ही 4 वेंटिलेटर को भी क्रियाशील किया गया है। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 8वीं किस्त की जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में किसानों के लिए चलाई गई योजना
योजना किसान सम्मान निधि की 8वीं किस्त को जारी कर दिया है। आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने योजना के तहत वित्तीय लाभ की 8वीं किस्त को जारी किया। इसके तहत 9.5 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 19,000 करोड़ रुपए डाले गए हैं। वहीं इस वर्चुअली कार्यक्रम में पीएम ने लाभार्थियों से संवाद भी किया। मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में किसानों के हालात में सुधार लाने के लिए किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी, जिसकी 8वीं किस्त का भुगतान आज हो गया है। इस योजना के अंतर्गत कुछ अपवादों को छोड़कर जोत वाले किसान परिवारों को 6,000 रुपए की सालाना सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत हर 4 महीने पर 2,000 रुपए की 3 किस्त दी जाती है। यह धनराशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे जमा कराई जाती है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर आईपीएल में आ सकते हैं नजर। पाकिस्तान क्रिकेट को अलविदा कह चुके पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर आईपीएल में खेलते नजर आ सकते हैं। दरअसल विवादों की वजह से पिछले साल दिसंबर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले आमिर ने ब्रिटिश नागरिकता के लिए अर्जी दी है और अब वे पाकिस्तान क्रिकेट छोड़ने के बाद विदेशी लीग में खेल रहे हैं। ऐसे में अगर उनको ब्रिटिश नागरिकता मिल जाती है तो आईपीएल ने खेलने का उनका रास्ता साफ हो सकता है। गौरतलब है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों के इस टूर्नामेंट में खेलने पर पाबंदी है। यह फैसला पाकिस्तान के साथ रिश्ते खराब होने की वजह से बीसीसीआई ने किया था, लेकिन ब्रिटिश नागरिकता के लिए अर्जी देने वाले पाकिस्तानी